मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? ज़ुबैरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से में दीवारों के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी। FSC क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों अपने फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए ज़ुबैरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अमामा? अमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। ज़ुबैरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। अमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? ज़ुबैरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बहुत छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने ही चाहिए इंसान को इस दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर गई तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक और दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? ज़ुबैरिया ने कहा। और ये कि मैं इस मुल्क की सबसे अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर न बन सकी तो? ज़ुबैरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी, और फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में न जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर न बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है, और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। अमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो? फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? अमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। ज़ुबैरिया बेइख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम ये कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज़ अगर ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर न बन सकी तो मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तिब्बी मौत? ज़ुबैरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तिब्बी मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, अमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तिब्बी मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है कि जल्द न आई तो? फिर तो तुम डॉक्टर न बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर न बन सकी तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो ज़िंदा ही नहीं रह सकूंगी, वो यकीन से बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक्स फनी। ज़ुबैरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा, ज़ुबैरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। अमामा ने गर्दन मुड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? ज़ुबैरिया खामोश रही।
ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? अमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जुबैरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है कि मैं उस पर बुरा मानूंगी? अमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर न बनूं? अमामा को अचानक याद आया। जुबैरिया हंस दी। नहीं, ज़िंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, उसने कुछ फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। पहेलियाँ बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ, अमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, अमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज़ होंगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जुबैरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ। तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक़ मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज़ से है, राइट? अमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जुबैरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं... वो बात करते करते रुक गई। बता दो जुबैरिया, प्लीज़, अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है, उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। अमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जुबैरिया ने सर उठाकर अमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ़ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, अमामा ने संजीदगी से कहा। जुबैरिया ने कतरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद उस अंगूठी को देख रही थी। जुबैरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम... जुबैरिया ने उसे उसकी ख्वाहिश बताई। अमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शॉक थी या हैरत ज़दा, जुबैरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जुबैरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाजे के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बुरा मानोगे, जुबैरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर अमामा कुछ कहे बिना उसे देखती रही। मुइज़ हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दौरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। इसके सामने खड़े 12 साल के लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी ताकत से मुइज़ की टांग पर दे मारा। मुइज़ के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बिना किसी लिहाज और मुरब्बत के उसे इस रैकेट से पीट रहा था, जो मुइज़ कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के बीच होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मुइज़ और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से इस वक्त अपना बैग खींचकर निकाला जब मुइज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुइज़ के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मुइज़ बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुइज़ के चिल्लाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मुइज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज़ कदमों से उसके पीछे अंदर चला गया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते ही मुइज़ एक बार फिर दहड़ा। उसने कंधे से बैग उतारकर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा, तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ दोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी ताकत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मुइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने ज़मीन पर पड़े हुए अपने भाई के बैग को उठाकर दूर उछाल दिया।
एक लम्हे का इंतज़ार किए बिना उसके भाई ने पूरी ताकत से मुइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी ताकत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। उसने मुइज़ की टांग खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज़ ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। उसने पूरी ताकत से अपने छोटे भाई के पेट पर मुक्का मारा और उसके हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मुइज़ ने उसे गालियाँ देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी ताकत से घुमाकर इतनी तेज़ी के साथ उस रैकेट को मुइज़ के पेट पर मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने यके बाद दीगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई गुस्से के आलम में लाउंज में बाहर आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़े भाई को मारते हो। उसकी नज़र अब उसके हाथ में पकड़े हुए रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ठिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुइज़ से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुइज़ को गुस्सा आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई है। मुइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था।